नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम बिहार में हैं। अगर मैं ये बता दूं कि राजनीति का कोई भी पन्ना, इतिहास का कोई भी पन्ना मगध और बिहार की बात किए बिना पूरा नहीं होता, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय महाकुंभ समाप्त हो चुका है और बिहार में धीरे धीरे करके सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं विधानसभा चुनाव की। ये 2025 है और 2025 में आने वाला समय किस प्रकार से बिहार के चुनाव को आपको दिखाएगा, वो आने वाला समय बताएगा। इस समय हम पटना में हैं और इस समय हमारे साथ में एनडीए के का जो मुख्य घटक दल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ में हैं। हम बहुत सारी बातें करेंगे। जो नया बजट आया है 3,17,000 करोड़ का, और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो बजट है वो किस तरीके का बजट है, आम जनता के लिए उसमें क्या क्या है। क्योंकि एनडीए जो है वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम बहुत अच्छा बजट लेकर के आए हैं। अगर हम बात करें विपक्ष दल की, जिनमें आरजेडी प्रमुख विपक्षी दल है, तो उसके जो नेता तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया था कि बिहार सरकार ने आज बजट का सरकारी पन्नों पर झूठ की स्याही, कुछ ऐसा ही उन्होंने लिखा कि जुमलों की स्याही से भाषण लिखा है। और जमीनी सच्चाई यह है कि बिहार में जो आधुनिक सुविधाएं तो छोड़िए, जो आम आदमी है उसको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। सरकार राजस्व का जो सृजन है वो नहीं कर पा रही है, लेकिन बजट को बार बार बढ़ा देती है। नीतीश कुमार जी को अपनी कुर्सी बचाने का और सरकार बचाने का भय लगा हुआ है, लेकिन जो आरजेडी है वो जो लोगों की बात करती है और आम जनता के लिए हर जगह जमीन पे खड़ी दिखाई देती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत धन्यवाद जी। हम शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि सर जो नया बजट आया है इसमें जो विपक्ष है वो बार बार एनडीए को घेरता हुआ दिख रहा है, और एनडीए जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहा है कि ये जो हम बजट लेकर के आए हैं ये आम आदमी का बजट है। तो आप लोग जो है वो किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बिहार के बजट को खासकर विकास को गति देने वाला बजट बताया है जी। अब तेजस्वी यादव जी को हर बात में राजनीति ही करनी है तो बात ही अलग है। विपक्ष में है, विपक्ष को हो हल्ला मचाने का पूरा अधिकार है और वो यही करते हैं। देखिए, अच्छी चीजों की कहीं ना कहीं सराहना भी होनी चाहिए। ठीक है, विपक्ष का काम है, विपक्ष को काम है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन आईना सही होना चाहिए जिसमें तस्वीर अच्छी आए और तस्वीर वास्तविक आए। लेकिन बिहार की जनता को जिस तरह से तेजस्वी जी अफवाह फैलाकर, झूठ बोलकर गुमराह करते हैं, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है। तेजस्वी जी को बिहार के बजट पर बोलने का कोई अधिकार है क्या? भूल गए क्या 2005 के पहले जो बजट आता था और उसमें जो काम होता था वो तो बिहार की जनता सब आम आवाम जो है अवगत है। आज 3,17,000 करोड़ का बजट जो है बिहार की सरकार ने जो है पारित किया है और इसमें तमाम उन सुविधाओं का ध्यान रखा गया है जो आधारभूत संरचना और आम आवाम की मूलभूत सुविधाओं से जो है संबंधित है। इसमें शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है, स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया गया है, सड़क पुल पुलिया का विशेष ध्यान रखा गया है, जो है ग्रामीण विभाग में कैसे योजनाओं के तहत ग्रामीण विकास की बात को जो है साकार किया जाए उस बात को भी ध्यान में रखा गया है। तो ये 3,17,000 करोड़ का बजट अगर तेजस्वी जी को विकास की गति देने वाला बजट नहीं दिख रहा है तो शायद मैं समझता हूं कि तेजस्वी जी का कहीं ना कहीं दृष्टि दोष से वो ग्रसित है। जी सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि जो विपक्ष की भूमिका है वो किस तरीके की होनी चाहिए और जो भाषा शैली किस तरीके की होनी चाहिए। हम स्वयं आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग जो है मुख्य घटक दल है एनडीए का और आपकी जो सरकार है अभी यहाँ पे रूल कर रही है बिहार में, तो आपको क्या लग रहा है ये जो बजट आया है वो किस तरीके का बजट है? देखिए, अब बता देते हैं जी कि 2024-25 का जो बजट था शिक्षा के क्षेत्र में खासकर बताऊं तो 54,605 करोड़ का जो है बजट में राशि का प्रावधान किया गया था जी। इस बार उसको बढ़ाकर 54,000 से 60,974 करोड़ रुपया किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14,448 करोड़ का बजट था जी। उसको इस बार बढ़ाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए
60 कुल 20,335 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, खासकर सड़क को लेकर। देखिए, बिहार में सड़कों की क्या स्थिति थी यह किसी से भी कोई छुपी हुई नहीं है जी। गया पटना जाने में हम लोगों को 8 और 9 घंटा लगता था। हमें वो दिन याद है कि रोआ रोआ सिहर जाता था कभी बिहार के सड़कों पर कभी यात्रा करनी पड़ती थी तो जी। आज जो है स्थिति ये है कि 4 घंटे में कहीं से भी कहीं बिहार के किसी भी कोने से राजधानी में पहुंचा जा सकता है, और उसके बावजूद भी सड़कों का जो है 17,908 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। यह बेहद सराहनीय है, इसकी सराहना होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी अफवाह फैला रहे हैं। आप ग्रामीण विकास की बात करें तो 16,043 लाख करोड़ जो है इसमें प्रावधान किया गया है जी। ऊर्जा के लिए 11,334 करोड़ का प्रावधान था, इसको बढ़ाकर 13,483 करोड़ किया गया है। सड़क पुल पुलियों का अगर बात करें तो 77,723 करोड़ का जो है प्रावधान था, उसको एज इट इज रखा गया है। तो इन बातों का अब तेजस्वी जी के दिमाग में संज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो यह कोई दृष्टि दोष से ही बाधित व्यक्ति कह सकता है। दूसरी बात और कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार अभी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार को 54,575 करोड़ की सहायक अनुदान राशि देने वाली है जी। उससे बिहार के विकास को और भी गति मिलने वाला है। बावजूद तेजस्वी जी को क्यों नहीं बजट विकास का बजट दिखता है, यह तो आश्चर्य की बात है। तेजस्वी जी हर चीज में राजनीति करते हैं, क्योंकि काम करने वाले लोगों के पास कोई काम अगर ना हो तो वो अफवाहें फैला सकता है। कहते हैं बिहार में कुछ नहीं हो रहा। अरे भैया, बिहार क्या था 2005 से पहले जो आपने छोड़ा है बिहार को, आपके जंगल राज से जब मुक्ति मिली तो बिहार के पास था क्या? कुछ ना सड़कें थी, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं बहाल थी, ना शिक्षा का कोई स्तर था। सारी चीज जो हुई वो एनडीए के डबल इंजन की सरकार में हुई, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है। देखिए, यहां दिक्कत क्या है कि अब ये चुनावी वर्ष है जी। 2025 से पहले हम लोगों ने 2024 में ही एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री जी का निवास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक एनडीए की बड़ी बैठक हुई थी। उसमें हम लोगों ने एनडीए का लक्ष्य 2025 में 225 का लक्ष्य जो रख लिया है, उससे बहुत ही तिलमिलाए हुए हैं और घबराए हुए हैं, और उसके लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अब तेजस्वी जी की हार की बौखलाहट का पहले ही पूर्वानुमान जो है वो सताने लगा है, और बौखलाहट में वो कुछ से कुछ बोले जाते हैं जी। बिहार की जनता, आम आवाम सब जानती है कि डबल इंजन की सरकार हर वर्ग का, हर क्षेत्र में विकास चाहती है, और बिहार के सामेकिक समावेशी विकास को लेकर एनडीए की सरकार जो है कृत संकल्पित है। आप सुन रहे थे सत्याग्रह पे, आप अभी जो बिहार के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, वो इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, और हम आप सभी से बताना चाहेंगे कि हम प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में उन नेताओं से मिले जिनकी जवाबदेही है सरकार के प्रति। इस समय जो मुख्य घटक दल है, चिराग जी की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, उसके मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार रूल कर रही है उसके पास कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, और वो जो सरकार है वो कितना काम कर रही है। आप सुन पा रहे होंगे, बहुत सारे आंकड़े हैं, आप इसको कई बार इंटरव्यू को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जो नया बजट आया है वो आम आदमी के हित में है अथवा नहीं है। एक कवि ने कहावत कही है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। विपक्ष भी इसी तरीके से बहुत सारी बातें कर रहा है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सर, हम आम आदमी के बारे में जानना चाह रहे थे कि इस साल विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं, साम दाम दंड भेद को लेकर के अपनी पूरी जान लगाने के लिए उतर रही हैं राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, और उसको लेकर के भी विपक्ष उनको घेरता हुआ दिखता है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2025 में ये जो आपका एनडीए होगा ये कितना मजबूत होने वाला है, या कितना इसके लिए चुनौती होगा ये जो चुनाव होगा? देखिए हेमंत जी, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, जब जनता के बीच जाती है तो यह कॉन्फिडेंस उसमें जरूर होता है कि हमने काम किया है, और काम के बदले मुआवजा मांगती है।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा पूरा अधिकार है। अपने प्रगति यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि बिहार के जिन जिलों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, तमाम योजनाओं, जो योजना पूरी हो गई है उनका लोकार्पण हो रहा है उनके कर कमलों द्वारा। नई योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और तमाम जो जरूरत की योजनाएं हैं, जो भी मूलभूत सुविधाओं से और भी जरूरत है जिन जिलों में, जो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ रहा है, उनकी घोषणा भी हो रही है साथ साथ और उन पे काम शुरू हो जा रहा है। तो यह है हमारा विजन। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि इस बार एनडीए का जो स्वरूप है, एक नया उभरता हुआ स्वरूप दिखेगा। एनडीए पूरा इंटैक्ट है और बेहतर समन्वय के साथ हम लोगों ने देखा होगा आपने कि 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और 4 की चारों सीट जो है एनडीए की झोली में गई जी। यह शुभ संकेत उस दिन के आसार दिखा रहे हैं कि 2025 में क्या होने वाला है। हम लोग तो 225 का ही लक्ष्य रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार की जनता ने 243 पर मन बना रखा है जी। इस बार बता दूं कि प्रतिपक्ष के नेता चुने जाने के लिए भी खासकर तेजस्वी जी जो राजकुमार हैं, युवराज को काफी संघर्ष करना पड़ेगा और यह उसी की जो है प्रकटीकरण है। बौखलाहट दिखने लगा है कहीं ना कहीं। उसी रूप में ये तरह तरह के अफवाह, तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। बयान बहादुर है तेजस्वी। सर थोड़ा सा आते हैं, कम टू द पॉइंट, थोड़ा सा आते हैं इन जो मूलभूत और आधुनिक सुविधाओं की बात हो रही थी बिहार को लेकर के। हमेशा ऐसा होता रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है वो विपक्ष में बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन इस बार जो है वो जन सुराज पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ेगी और वो कह रहे थे कि हम जो लोग हैं वो जितनी भी टोटल सीटें हैं उन पे लड़ेंगे, हम एक भी कम या ज्यादा पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। महागठबंधन भी, राहुल गांधी भी पूरा दम भर रहे हैं और उनकी अगुवाई में अभी बयान आया था पप्पू यादव जी का कि कन्हैया कुमार जी यहाँ के महासचिव होंगे और वो लोग भी पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप लोग के लिए क्या लग रहा है कि जो विपक्ष में जो चुनौती है एनडीए की, वो किसके साथ है? वो आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ चुनौती आप लोग देख रहे हैं या कोई अदर पार्टी के साथ आप ये जो चुनौती होगी वो उसको देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को भी लड़ने का अधिकार है, कहीं से भी लड़ने का अधिकार है और जितने भी विकल्प आएंगे, जनता के पास जितना भी विकल्प होगा, मैं समझता हूं कि जनता को समझने और सोचने का बहुत मौका मिलेगा और यह भी वो निर्णय पे आएंगे कि कौन बेहतर कौन खराब। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र है, किसी को भी लड़ने का अधिकार है। अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो निश्चित तौर पर जनता निर्णय करेगी और लड़ने का सबको अधिकार है, वो आए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार में वही टिकेगा जो काम करने वाली सरकार हो, काम करने वाले नेता हो और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक तरफा जो है आंधी चलेगी, उस आंधी में कहीं कोई नहीं बच पाएंगे जी। आप देख रहे हैं, हमारे ही नेता हैं, हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट ही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तरह तरह के, जब से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हैं हमारे नेता आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, आप देख रहे होंगे लगातार इन्वेस्टर मीट्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल कई फोरम पर अपनी बात रख रहे हैं और जिसके कारण भारत में और खासकर बिहार में एक बड़े निवेश के आसार दिख रहे हैं। अभी हाल में पटना में एक जो है इन्वेस्टर मीट हुआ था, बिहार बिजनेस इन्वेस्टर समिट जिसको कहा गया, यहाँ पटना के ताज होटल में रखा गया था और उसमें कई कंपनियों ने मिलकर 2181 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का जो है स्वीकृति दिया है और एमओयू पे साइन हुआ जी। दूसरी बात कहना चाहूंगा, अभी केंद्रीय बजट में आपने देखा होगा कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर का तीसरा शाखा निफ्टेम का खुलने जा रहा है। वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेष जो है आग्रह देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी से था, जिसको उन्होंने जो है उसी रूप में बिहार को स्वीकार करते हुए जो है बिहार को एक वरदान दिया जी। तो निफ्टेम जब आएगा बिहार में, तो निफ्टेम जो संस्था है खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और प्रबंधन, उद्यमिता और प्रबंधन के क्षेत्र में
प्रशिक्षण देने वाली संस्था है। जी इससे कम से कम 4,000 लोगों को तो सीधा सीधा तुरंत रोजगार मिलेगा और उस ट्रेनिंग सेंटर से ना जाने कितने लोगों को पूरे देश और विदेशों में रोजगार मिलेगा। तो निफ्टेम जैसी संस्था का बिहार में आना एक स्वर्णिम काल का शुभारंभ कहा जाएगा। निफ्टेम अभी तक देश में 2 ही शाखाएं थी उसकी, एक हरियाणा के कुंडली में और साउथ में तंजावुर में, और अब बिहार में खुलने जा रहा है। तो कई काम हो रहे हैं। मखाना बोर्ड का गठन हुआ है किसानों को, जिससे सीधा सीधा लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका जो है कैसे बेहतर से बेहतर विपणन की सुविधा हो, बेहतर से बेहतर जो है बाजार तक पहुंचाने की सुविधा हो, कैसे उनका ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर जो है मखाना बिके और कैसे बेहतर प्रोसेसिंग उसका हो सके। मखाना बोर्ड के गठन से कई जो है नए अवसर खुलेंगे। तो कई चीजें हो रही हैं। अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दावोस में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में गए थे जी। और वहां उन्होंने कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से एमओयू साइन किया है जिससे भारत पूरे देश में, चूंकि देश के नेता हैं तो पूरे भारत की बात हम करें तो भारत में कई क्षेत्रों में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई इन्वेस्टमेंट नया आने वाला है जो लगभग $250 मिलियन का निवेश होने जा रहा है। तो यह अपने आप में अब तेजस्वी जी को दिख नहीं रहा है। तेजस्वी जी हल्ला मचाते हैं, कितना दिन मचाएंगे हल्ला? 2025 के बाद तेजस्वी जी को तो बोलने का भी अधिकार नहीं होगा। बिहार की जनता उन्हें 5 साल के लिए फिर से मूक और चुप करने जा रही है। ये विशेष साक्षात्कार आप सत्याग्रह पे सुन रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में समरसता के लिए जो अभिभावक हैं, जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, जो लोकतंत्र में जनता ने जिसे मालिक बना रखा है, उन लोगों से बातचीत करें और आप तक वो बातें पहुंचाएं कि जो समाज सुधार के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, जनता उनसे कितना लाभान्वित हो रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक शेयर करें कि बिहार के लोगों तक ये जो इंटरव्यू है सभी लोगों तक जाए। सर, थोड़ा सा आप अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनको लेकर के बता रहे थे। लोग जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव होगा उनमें क्योंकि वो बार बार अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते रहते हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के उनका विजन हमेशा चलता रहता है, वो इसके बारे में भी बताते रहते हैं। आपने बताया मखाना बोर्ड को लेकर के, तो उसके बारे में लोगों ने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और मखाना बोर्ड को लेकर के पूरा प्रबंधित जो कार्यक्रम है वो किया गया। बिल्कुल। तो लोग जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान जी की इस बार एनडीए में किस तरह की भूमिका होगी, कैसे आगे बढ़ रहा है, जो आपकी पार्टी जो है वो कौन सी भूमिका निभाने वाली है, उसके बारे में कुछ अगर आप बता सके तो। देखिए, एनडीए का महत्वपूर्ण घटक दल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी, और एक मजबूत घटक दल होने के नाते, एक जिम्मेवार घटक दल होने के नाते वो तमाम कार्य किए जाएंगे एनडीए की जीत के लिए जो अपेक्षित है। जी, बिहार की जनता एनडीए पर पूरी जो है भरोसा करती है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम जो है चुनाव प्रबंधन में क्या हो सकता है बेहतर। देखिए, बिहार जो है बदल रहा है, कई मायनों में बदला है। वो बिहार नहीं है जब महिलाएं 4 बजे शाम के बाद बाजार नहीं जाती थी डर से, अपहरण उद्योग हो गया था, भ्रष्टाचार खुलेआम विभागों में देखा जाता था और कत्लेआम की स्थिति थी, लूट हत्या तो आम हो गया था और खुलेआम जो है अपराधी बेलगाम घूमते थे। सत्ता के संरक्षण में वो जो है आम आवाम को जो है त्राहिमाम की स्थिति में पहुंचा दिए थे। आज बिहार की बेटियां साइकिल पर जाती है और शिक्षा का जो स्तर बढ़ा है, अभी बिहार की बेटियों का हर क्षेत्र में नाम और वैभव फैल रहा है। यह अपने आप में बताता है कि बिहार में बदलाव क्या है। आज महिलाएं जो है 12 बजे रात तक मार्केटिंग करती हुई दिखती है, कहीं से भी कार्यक्रमों से सुरक्षित घर को आती हैं। यह बिहार है, एक नया बिहार है। वो बिहार नहीं है जहां खुलेआम जो है बच्चों को अगवा किया जाता था और माताएं और बहनें और हर पिता सुबह से आशंकित रहता था कि बेटा स्कूल से आएगा कि नहीं। आज हमारे बच्चे देश में अपना परचम लहरा रहे हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आईएएस, यूपीएससी हो, तमाम। तो यह शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं बढ़ा है, तभी यह बदलाव देखने को मिल रहा है। हर गांव में पक्के शौचालय बन रहे हैं। यह किसकी सोच थी? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का नेतृत्व मिलकर
एक नया बिहार बनाने जा रहा है और उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान की अहम भूमिका होगी। और देखिएगा कि 2025 के पार होगा, इस बार बिहार में फिर से नीतीश सरकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है और भट्ट जी ने अपना बहुत महत्वपूर्ण जो समय है वो दिया है। सर, एक अभी अफवाह चल रही है, ट्रेंड कर रहा है, पूरे इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार जो है वो देश का शर्म हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार जो है वो गर्व है। और अभी एक टीचर थी जहानाबाद में, दीपाली शर्मा नाम की, दिल्ली की थी वो, और उन्होंने कुछ वीडियो डाला था कि उनकी पोस्टिंग क्यों बिहार में हो गई और आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से बिहार में उनको बर्खास्त कर दिया गया है, राज्य के बाहर उनको उनकी नियुक्ति दी गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो शर्म और गर्व के बीच का जो फंसा हुआ बिहार है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस पे सही राय क्या होनी चाहिए? देखिए, बिहार का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है जी। आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय, जब पूरे विश्व में शिक्षा की कोई चर्चा भी नहीं थी, तब नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व को जो है शिक्षा का अलग जगाया और पूरे विश्व से यहाँ पढ़ने लोग आते थे। तमाम विश्व के, भारत के कोने कोने से यहाँ जो है कई विद्वान जो है यहाँ अध्यापक थे। तो अब आर्यभट्ट का नाम ले लीजिए, शिलभद्र जी का नाम ले लीजिए, कुमारिल का नाम ले लीजिए, ये सब नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग थे जी। और उस बिहार के बारे में अगर ऐसी कोई राय व्यक्ति बनाता है, मैं समझता हूँ कि उनकी निजी राय हो सकती है, उससे बिहार को का कोई लेना देना नहीं है। बिहार एक नए स्वरूप में की ओर जा रहा है और बिहार तेजी से बदल रहा है। आज घर घर शौचालय बन रहा है, गाँव में पक्के मकान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास गरीबों में जो है वितरित किए जा रहे हैं। जी। तो ये सब अपने आप में एक सामेकित और समावेशी विकास के रास्ते पर अग्रसर होता हुआ बिहार दिख रहा है। अब ऐसे में किसी की कोई निजी राय, कोई खास, अब क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही उनके साथ, मैं क्या नहीं जानता, लेकिन जो भी परिस्थितियां रही उनको सब्र से काम करना चाहिए। बिहार सरकार उनके हर रक्षा के लिए तैयार है और कृत संकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना समय दिया। तो आपने सुना एलजेपी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जी को, और हमने प्रयास किया कि जो भी तीखे सवाल हैं या जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे बातचीत की जाए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रसारण में बने रहे। आप सभी लोगों को न्यूज को शेयर करें और बने रहे सत्याग्रह की इस विशेष यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।